गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल जहाँ पे अपन ने छोड़ा था, कल अपन ने पढ़ा था क्या, कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। और कूलॉम्स लॉ के बाद अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लिया था। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, वो पढ़ी थी। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती जाती है। मीडियन के लिए चेंज होती है, अलग अलग मीडियम होंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे जो एप्सिलॉन जो कि आपने पढ़ा था उसकी डायमेंशन क्या होती है वो कैलकुलेट करेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एंड यूनिट ऑफ के एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नोट सेम ही होगी, दोनों की सेम ही होती है। इन दोनों की सबसे पहले यूनिट बताती हूँ, यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके बाद डायमेंशन, क्योंकि यूनिट हो तो यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले कि अपन को जब भी डायमेंशन निकालनी हो और यूनिट निकालनी हो तो अपने पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें जिस क्वांटिटी की आपको डायमेंशन, जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन निकालनी है या फिर आपको क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है, उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपने के ऐसा फॉर्मूला पढ़ लिया जिसमें के है, तो कौन सा फॉर्मूला था, फोर्स वाला पढ़ा था। वी नो दैट अब मैं ये यूज कर सकती हूँ वी नो दैट, क्योंकि आप अब ये चीज जानते हो कि F इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन, ये आप पढ़ के आ चुके। सबसे पहले के की निकालू, जिसकी यूनिट और डायमेंशन निकालनी होती है उसको एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो। तो मैं सबसे पहले किसकी यूनिट निकालनी है, के की, तो मैं क्या करूं, के को एक साइड रख लूं, बाकी सबको एक। एफ तो इधर है ही, आर जाएगा तो आर स्क्वायर Q1 Q2, ठीक है। उसके बाद देखो के की जगह के, एफ क्या है, फोर्स, और फोर्स की यूनिट आप जानते हो क्या होता है, न्यूटन। यूनिट का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को किस में मेजर किया जाता है, यूनिट का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को किस में मेजर किया जाता है। और मैंने 11th क्लास में आपको बहुत सारी यूनिट के टॉपिक करवाए हैं, यूनिट आपको निकलवाना भी बताया था और डायमेंशन भी निकलवाना बताया था, कैसे आप डायमेंशन यूनिट को याद रख सकते हो। उसके बाद तो फोर्स को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन। डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा मीटर। ये क्या है, चार्ज। चार्ज को मैं एक बार लिख दूं कूलम, ये भी चार्ज है तो चार्ज क्या हो गया, कूलम। ब्रैकेट में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में लिखने वाली कौन सी चीजें होती है, डायमेंशन, तो मैं कूलम का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ चार्ज की कूलम, यहाँ चार्ज की भी कूलम, तब क्या हो गया, कूलम का स्क्वायर। तो अपने पास जो वैल्यू थी, के की क्या वैल्यू थी, चलो मैं वैल्यू लिख देती हूँ, 9 × 10⁹। आगे यूनिट अब क्या लिख सकती हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कंप्लीट वैल्यू है। बिना यूनिट के उस फिजिकल क्वांटिटी का या फिर उस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं होता। हर चीज का मीनिंग उसकी यूनिट के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपकी के की क्या है, यूनिट, और इस यूनिट से अपन क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशंस ऑफ के क्या होगी, के की जगह के, एफ की डायमेंशन आप निकाल सकते हो। चलो मैं सबसे शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। एफ की सबसे पहले एफ की डायमेंशन निकालू, एम की निकालू, सी की निकालू, तीनों की डायमेंशन पुट अप कर दूंगी तो के की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन कैसे निकालते हो, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ई। फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, अच्छे से याद किया है तो डायमेंशन निकाल सकते हो। उसमें मास आता था, ठीक है, मास की जगह मास, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता था क्योंकि F इक्वल्स टू एम ए होता है, m मास होता है, a एक्सेलरेशन होता है। तो अपन इसको क्या कर सकते थे, v अपॉन t, वेलोसिटी अपॉन टाइम में क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ मास तो है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 में से एक, टाइम भी है लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी नहीं होती। तो मैं इस वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होगी अपॉन टाइम, तो v की जगह मैं l अपॉन t लिख दो, 8t है तो क्या हो जाएगा, ml अपॉन t स्क्वायर। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ के आ चुके, फिर भी मैं इतना सोल्व करके आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये क्या है, मास,
ये क्या है लेंथ, ये क्या टाइम, तो फिर आपकी डायमेंशन एफ की क्या होगी m1, l कितने हैं 1, t-2। दूसरा ये क्या है मीटर, मीटर क्या लेंथ, तो लेंथ की क्या हो जाएगी, लेंथ की मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी m0 l2 t0, और नीचे क्या है c स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी a1 t1, क्योंकि c की कल बताई थी और स्क्वायर है चार्ज की कल डायमेंशन निकाल के बताई थी, याद करोगे तो तीनों वैल्यू पुटअप करोगे तो k की कितनी आ जाएगी m1 l1 t-2, m स्क्वायर की कितनी हो जाएगी m0 l2 t0, और इसकी कितनी हो जाएगी a2 t2। तब इसको सोल्व कर लो, m कितने हैं 1, l 1 यहाँ 2 3, t कितने हैं ये 2 है और ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4, और a कितने हैं ऊपर जाएंगे माइनस के 2, ये डायमेंशन है की। ऐसे निकाल सकते हो डायमेंशन, फोर्स की निकालो जो अलग अलग न्यूटन, मतलब फोर्स की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन, क्योंकि ये क्या है मीटर लेंथ की और ये क्या है चार्ज की, तीनों की डायमेंशन निकाल के पुटअप कर दो तो आपके पास k की डायमेंशन आ जाएगी। तो अब आपके पास k की डायमेंशन है और k की डायमेंशन है तो आप एप्सिलॉन नॉट की भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी निकाल सकते हो और एप्सिलॉन नॉट क्या क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। कैसे? इतना कर लिया, अब देखो इधर पढ़ती एप्सिलॉन नॉट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, k इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता, क्योंकि अब अपन को डायमेंशन निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला यूज जिसमें एप्सिलॉन नॉट है आज के, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साइड ले लूं बाकी सबको एक साइड, क्यों? क्योंकि जिसकी आपको डायमेंशन निकालनी है वो एक साइड और बाकी सब एक साइड। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई की भी एक फिक्स वैल्यू होती है 3.14, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। बच गया क्या k की यूनिट क्या है जो आपने निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, c कहां चला जाएगा ऊपर, n मीटर स्क्वायर ये, तब आपके पास अब एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई यूनिट, और यूनिट आ गई तो अब वैल्यू कितनी होगी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 तो था, और साथ में क्या लिखोगे c स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप जो एप्सिलॉन नॉट है या फिर ये कह सकते हो k की जो यूनिट है उसको उल्टा कर दो तो किसकी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, और k की जो डायमेंशन है उसको उल्टा कर दो, मतलब प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या कर दो प्लस कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगी डायमेंशन किसकी एप्सिलॉन नॉट की। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा ही तो किया है, c स्क्वायर ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। वैसे ही एप्सिलॉन नॉट के आपके पास है डायमेंशन क्या आ जाएगी m +1 है तो क्या आ जाएगा -1, l +3 है तो क्या आ जाएगा -3, t -4 है तो क्या हो जाएगा +4, और ये क्या हो जाएगा a माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा +2, तो ये डायमेंशन होगी एप्सिलॉन नॉट। कैसे किया इस फॉर्मूले से, क्यों? क्योंकि जब k की है एप्सिलॉन नॉट की जो होगी वो k के ऑपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ ये नीचे है और ये क्या है ऊपर, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो जो साइन है वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ जिसमें एप्सिलॉन नॉट जिनकी डायमेंशन और यूनिट। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की अपन कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, देखो यहां से अपने डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। इस टॉपिक से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से अपना डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला डेरिवेशन है इस चैप्टर का, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा था, दो चार्ज थे उनके बीच में फोर्स, वो ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म वेक्टर। वेक्टर का मतलब उसकी डायरेक्शन भी उसके साथ अपने डायरेक्शन वाला शो किया था, तो होप आपको याद है। सबसे पहले कितने चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है और आपको पता है
कूलम्ब्स लॉ जहां भी लगाओगे कितने चार्ज होने चाहिए, 2 चार्ज। तो मैंने एक सिस्टम ले लिया जिसमें 2 चार्ज है और दोनों चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हुए होने चाहिए। मान लो मैंने एक बार वो डिस्टेंस कितनी रखी है, r, और डायरेक्शन ले तो r। चार्ज स्केलर है तो इसके आगे अपन कुछ नहीं। अपन को जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करोगे, एज्यूम करोगे कि आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका पड़ा हुआ है, ये अक्स और ये वाई। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में ये रखे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे। तो मैं ये मान के चलती हूँ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये ओरिजिन है और यहाँ से Q1 की डिस्टेंस कितनी है, Q1 की डिस्टेंस R1 वेक्टर सब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। Q2 की डिस्टेंस कितनी है, R2 वेक्टर। इतनी चीज समझ आ गई? कैसे डायग्राम होगा वापस देखिए। दो वेक्टर फॉर्म कौन से, कूलम्ब्स लॉ में कम से कम 2 चार्ज किसी डिस्टेंस पे r पे। वेक्टर फॉर्म है, इसका मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका ओरिजिन O, उससे Q1 की डिस्टेंस और Q2 की डिस्टेंस क्या कर ली मेजर। अब देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है दो चार्ज अगर पास में रखे हुए हो तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते नहीं लगाते, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। नेचर, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे और अगर ये दोनों क्या होंगे प्लस माइनस तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। समझ आ गया? अब देखो होता क्या है। सबसे पहले मान के चलूं कि Q1 फोर्स लगाते, क्योंकि ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो जो पहले लगा रहा है दोनों निकालेंगे, आप कोई भी निकालो। सबसे पहले मैं मान के चलती हूँ Q1 फोर्स लगा रहा है किस पे, Q2 पे। रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये पता करना है पहले कि आप दोनों फोर्स कितना लगाते हैं। तो Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे। तो मैं ये मान के चलती हूँ Q1 के द्वारा Q2 पे क्या लग रहा है, फोर्स। और इसको मैं हाईलाइट करने के लिए चलो कि आपका जो Q1 है वो फोर्स लगा रहा है Q2 पे। दोनों के डिस्टेंस क्या मानी थी, R। अब इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि Q1 किस पे लगा रहा है, Q2 पे। तो जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखो और जिसके थ्रू लगता है उसको क्या लिखो, बाद में। तो इस डिस्टेंस को मैंने कैसे लिख दिया कि R2, 2 का मतलब 2 पे फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, 1 के थ्रू। और उस फोर्स को भी मैं कैसे डिनोट करूंगी, उस फोर्स को कैसे डिनोट करूंगी कि Q1 है किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे। तो Q2 जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो पहले किस पे, 2 पे, किसके थ्रू, 1 के थ्रू। और वेक्टर इस डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब हमेशा डायरेक्शन हो। तो मैं नीचे लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि F21। अब आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि F21 का मीनिंग क्या है। यहाँ अब आपको लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो फर्स्ट हमेशा फर्स्ट जो भी होगा उस पे फोर्स लगेगा और किसके थ्रू लगेगा बाद में, क्योंकि बाद वाला फोर्स लगाता है। आप समझ भी सकते हो, जैसे डेली लाइफ देखते हो, अगर आपको किसी को आगे भेजना है, जैसे इस डस्टर को मेरे को आगे भेजना है, तो मैं जिस पर लग रहा है वो कहाँ होगा, आगे, और जिसके थ्रू लग रहा है वो क्या होगा, पीछे। मेरा हाथ क्या रहेगा, पीछे, और ये क्या रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हो। तो मैंने कह दिया किस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे, किसके थ्रू लग रहा है, 1। तो मैंने क्या लिख दिया, F2। अब कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया क्या कि जो फोर्स होगा, कुछ रखा हुआ है क्या, मैंने कुछ भी नहीं रखा, इनके बीच में मेटल रखा नहीं रखा। तो कौन सा, वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, K की वैल्यू वैक्यूम के अंदर अपन को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख देती, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, लास्ट में लिख दूंगी वैल्यू, एक बार के लिए बस ये याद रख लो K। फिर क्या था कूलम्ब्स लॉ कि जितने चार्ज है, कितने चार्ज है, Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस वेक्टर फॉर्मेट में R21 वेक्टर, लेकिन स्क्वायर करते ही क्या आ जाता है, मोड। स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, मोड। दूसरी डायरेक्शन,
डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने कहा था कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आर है, तो डायरेक्शन को शो करने वाला वेक्टर केप वेक्टर कौन सा केप, आर केप। तो यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 1 है, तो कौन सी दिशा में 2 1 डायरेक्शन। ये लिखने का तरीका समझ आ गया। कूलॉम्स लॉ है, यहाँ 2 1 स्क्वायर क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर का स्क्वायर रखते ही क्या हो जाता है कि स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया मोड, क्योंकि मोड के बाहर जो चीज निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, स्केलर होगी। और यहाँ वेक्टर है, इधर पूरा स्केलर है, इसलिए इधर डायरेक्शन है तो इधर भी डायरेक्शन को शो करने वाला वेक्टर क्या है, आर के। आर के का मतलब जिस दिशा में आर है उसी दिशा में क्या होगा, आर के वेक्टर। समझ आ गया। इसको शो कर, इसको क्या करते हैं, पहले सरल करते हैं। F21 की जगह F21 आगे क्या लिख सकते हैं कि Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2। यहाँ क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर की जगह R21 वेक्टर। इसको देखो, यहाँ एक मैं साइन लगा के लिख रही हूँ, आर केफ नाम सुना हुआ, आर केफ इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज आपकी पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला 11th क्लास की सेकंड 11th क्लास की जो बुक है उसकी सेकंड चैप्टर में है, आर केफ इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 होगा, यहाँ भी 2 1 होगा। ये वैल्यू पुटअप करूंगी, ये वैल्यू पुटअप करूंगी तो क्या आ जाएगा, आर केफ 2 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का। इतनी चीज समझ आ गई। नेक्स्ट आगे देखो, F21 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो कितना हो गया, पावर कितनी होगी, 3। उसके बाद वेक्टर एडिशन लॉ पढ़े थे, कंटिन्यूअस 2 एरो हो तो उसका जो एडिशन है वो थर्ड एरो के इक्वल होता है। कंटिन्यू 2 एरो इधर से चलते पहले, जिसमें नहीं हो, यहाँ से चले इसमें एरो यहाँ, अब एरो किधर होना चाहिए, इधर, लेकिन एरो किधर है, इधर, तो कंटिन्यूअस नहीं है। इधर से चले, ये एरो फिर इधर एरो, मतलब कंटिन्यू एरो है, पहले ऊपर फिर इधर एरो, तो 2 कंटिन्यूअस एरो का एडिशन। तो वी नो दैट क्या कह सकती हूँ, 2 कंटिन्यूअस एरो है, R1 वेक्टर प्लस R21, इसका एडिशन ट्राइंगल लो 11th में पढ़ा था, दोनों का एडिशन किसके बराबर हो गया, बच गया। ट्राइंगल में 2 कंटिन्यूअस एरो का एडिशन थर्ड के हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो ये लिख सकती हूँ, मेरे को तो किसकी वैल्यू चाहिए, R21 वेक्टर, तो मैं लिख सकती हूँ R2 वेक्टर माइनस, ये प्लस है इधर आएगा माइनस R1। वैल्यू पुटअप कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर, K की जगह K, Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, R21 की जगह क्या लिख सकती हूँ, वैल्यू पुटअप कर सकती हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मोड की जगह मोड, Q की जगह Q, R21 की वैल्यू वापस यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, चलो इसको थोड़ा सा और कर दूं तो F21, अगर माइनस साइन कॉमन लो, ऊपर से माइनस ले सकती हूँ, नीचे से तो K Q1 Q2, माइनस साइन इससे कॉमन लूंगी तो माइनस यहाँ लिखो, चाहे माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस है वो माइनस का बन जाएगा, माइनस है वो प्लस का बन जाएगा, तो R1 वेक्टर आगे आ जाएगा और माइनस के R2 वेक्टर क्या चला जाएगा पीछे, जब मैं क्या करूं, माइनस साइन कॉमन। अब देखो, अगर मैं इस माइनस को वापस अंदर भेजूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, वापस ये बन जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ भी अंदर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, R माइनस कॉमन लेते जो माइनस क्या वो प्लस का बन जाता है, और प्लस क्या वो माइनस का बन जाता है, और माइनस अगर मोड से बाहर आता है तो हमेशा पॉजिटिव, मोड से अगर कोई चीज बाहर आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है,
मोड से किसी भी चीज को निकाल लेना, चाहे वो नेगेटिव हो लेकिन वो बनेगी क्या, पॉजिटिव। तो माइनस ऊपर वाला तो है के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन माइनस साइन कहाँ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस Q की जगह Q। तो प्लस को लिखना चाहो तो लिख दो, वरना इतना ही लिख दो। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखने दूंगी। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई। एक बार इस बोर्ड पे जो है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट मैंने कहा कि वेक्टर फॉर्म पढ़नी है, इसका मतलब किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज होने चाहिए और दो चार्ज है तो उसके बीच की डिस्टेंस 2 1 क्यों माना, क्योंकि अपन को पता है वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि अपन को ये शो करना है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कैसा होगा, दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, डायरेक्शन कैसे होगी, वो चीज अपन को शो करनी है। तो मैंने कह दिया Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, ये चीज अपन को देखनी है। तो सबसे पहले मैंने ये मान के चल, दोनों देखने हैं तो एक पहले जूम कर लो। मैंने कहा Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे, तो जिस पर लग रहा है वो पहले, जिसके थ्रू लग रहा है बाद में। वेक्टर ये फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हो। सोल्व किया है, सबसे पहले के को चेंज किया ऑल थ्राइस, फिर ट्राइंगल लो लगाया है, उससे सोल्व किया, लास्ट में नेगेटिव साइन कॉमन लिया। क्यों लिया, वो इसका नेक्स्ट जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा उसमें पता चल जाएगा मैंने माइनस क्यों लिया, नेगेटिव साइन बाहर क्यों लिया। अगर ये ऐसा नहीं करते तो नेक्स्ट में करना पड़ता, एक में तो आपको करना पड़ता है, इसलिए मैंने यही करके छोड़ दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्लियर हो गया। अब अपन कैलकुलेट करेंगे Q2 किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 करूं तो देखो इसको ना पढ़ती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट रहने दो, अपने लास्ट में काम आएगी। अब अपन को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब फोर्स लगेगा किसका, 2 के द्वारा 1 पे। तो अब Q2 फोर्स लगा रहा है किस पे, Q1 पे। तो वैल्यू कैसे लिखोगे, किस पर फोर्स लग रहा है 1 पे, किसके थ्रू, 1 2 के थ्रू, किस पर फोर्स लग रहा है 1 पे, किसके थ्रू लग रहा है 2। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, अब क्या होगा, 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होगा, और R के डायरेक्शन को शो करेगा, वो भी क्या हो जाएगा 1 2, कि अब उस डायरेक्शन में जाना है। 1 पर लग रहा है किसके थ्रू, 2। बाकी में कोई चेंज, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कोई चेंज नहीं है, कोई फॉर्मूला वापस क्या हो जाएगा, F किस पर लग रहा है 1 पे, किसके थ्रू 2, K की जगह K क्या आएगा, Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 का होल स्क्वायर और K R12 की। सबसे पहला हम जानते क्या थे, वी नो दैट, लिख दो चलो, वी नो दैट क्या जानते हो आप, R केव इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 2 1 2 है तो यहाँ 1 2 1 2 1 2 वैल्यू पुटअप करोगे तो F12 इक्वल क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का। नेक्स्ट वही सेम फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या होगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, 2 and 1 3 R12। वही ट्राइंगल लो क्या कहता है, दो कंटिन्यूअस एरो, कौन कौन से हैं ये, फिर कंटिन्यू, ये दो कंटिन्यूअस एरो का एडिशन, वी नो दैट R2 प्लस R12 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर माइनस वैल्यू पुटअप करेंगे तो F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2, ये वैल्यू पुटअप कर दो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन
r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल है या नहीं, बस इसी को सेम करने के लिए मैं नेगेटिव साइन कॉमन लिया। अगर नेगेटिव साइन नहीं करते तो यहाँ 2 रहता और यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 1। अब दोनों इक्वल है या नहीं है, अगर यहाँ नहीं करते तो इसमें नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ता है, इसके इक्वल करके एक जगह करना पड़ेगा। अब देखो आपको पता है कि ये पूरा पार्ट, अगर इसमें माइनस इधर है और इस माइनस को मैं चलो F12 की जगह F12 की जगह 12 है, F21 की जगह फ्रॉम पहले लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से क्या कहते हैं F21 फर्स्ट में है, ठीक है, उसकी जगह ये, इक्वल की जगह इक्वल, नेगेटिव की जगह नेगेटिव। उसके बाद ये पार्ट देखो K Q1 Q2 R1 R2 R1 R2 होल तो सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ F12, और इसी को क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या कहना चाहता है कि जब दो फोर्स एक दूसरे के पास रखे हुए तो पहला वाला फोर्स भी दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरा पहले वाला चार्ज भी दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरे वाला चार्ज भी पहले पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जितना चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही चार्ज Q2 पे Q1 पे लगाएगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसे कैसे मेरे दोनों हाथ, अगर मैं इस हाथ पे फोर्स लगाऊं तो ये हाथ भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, मतलब जितना फोर्स मैं इस हाथ पे लगा रही हूँ ये हाथ भी उतना ही फोर्स इस हाथ पे लगाता है। फर्क कितना होता है, इस पे फोर्स लगाने के लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा और इसको इस पे फोर्स लगाने के लिए इधर, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे अपोजिट। ये माइनस साइन उसी को शो करता है कि Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला फोर्स Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाली फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। इसी को वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये चीज आपकी ग्रेविटेशनल वाले पार्ट में 11 में पढ़ी जा चुकी है, लेकिन अब वापस रिवाइज कर लेंगे। सेम है दोनों, ठीक है। और यहाँ k की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है, अपन को ये चीज प्रूव करनी थी। इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स। रब कर दूं।